हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पुष्पम क्लासेस में। तो आज हम हिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं। इसका पार्ट 1 हमारे चैनल पे पहले से ही उपलब्ध है, वो पहले हमने करा दिया था। और आज हम पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो पार्ट 1 में हमने हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों तक पढ़ लिया था। अब आगे हमारा टॉपिक है शिल्प उत्पादन। तो आइए देखते हैं शिल्प उत्पादन कार्य क्या होता था। शिल्प उत्पादन में शिल्प कार्य जैसे मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कार्य, मुहर निर्माण, बाट बनाना आदि आता था। चंदुद्रो नामक स्थान जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, शिल्प उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि मनकों का निर्माण कैसे किया जाता था। मनकों का निर्माण विविध प्रकार के पदार्थों से किया जाता था। जैसे कार्नेलिया, कार्नेलियन क्या था, एक सुंदर लाल पत्थर था। ठीक है, और भी बहुत सारे धातु है जैसे जैस्पर, स्फटिक, सेलखड़ी और सोना, तांबा, कांसा, फायांस, पकी मीट और संग, ये सब महत्वपूर्ण पदार्थ है जिससे कि मनकों का निर्माण किया जाता था। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। दूसरा है मनके बनाने का तरीके। मनके बनाने के कौन कौन से तरीके थे, कैसे कैसे मनकों का निर्माण किया जाता था। कुछ मनकों को दो या दो से अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे। यह मनके चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलनाकार, खंडित आदि आकार के हो सकते थे। इन पर चित्रकारी करके इन्हें सजाया जाता था। मनकों को सजाया भी जाता था इन पे चित्रकारी करके, और ये बहुत ही विभिन्न विभिन्न प्रकारों में बनाए जाते थे। जैसे कोई गोल होता था, कोई चौकोर होता था, ऐसे करके मनके बनाने में विविध पदार्थ का इस्तेमाल होता था। इन्हीं के अनुसार इनको बनाने की तकनीक में भी बदलाव किए जाते थे। अलग अलग जिस जिस पदार्थ का प्रयोग होता था उसी हिसाब से तकनीक का भी प्रयोग किया जाता था। सेलखड़ी एक मुलायम पत्थर था। सेलखड़ी एक मुलायम पत्थर था जो आसानी से उपयोग में लाया जा सकता था। कुछ मनके ऐसे भी मिले हैं जिन्हें सेलखड़ी के चूरन को सांचे में ढालकर बनाया गया है। इसे विविध आकार के मनके बनाए जा सकते थे। ठीक है, कार्नेलियन का लाल रंग, पीले रंग के कच्चे माल को आग में पकाने से प्राप्त होता था। मनकों को बनाने में घिसाई, पॉलिश और इसमें छेद करने की प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। तो अब हम देखते हैं कि आगे क्या है। तो लोथल, चंदुद्रो और धोलावीरा से छेद करने के उपकरण मिले हैं। मनकों में छेद करने के उपकरण कहाँ कहाँ से मिले हैं? लोथल, चंदुद्रो और धोलावीरा से। ठीक है, नागेश्वर और बालाकोट से इन नागेश्वर और बालाकोट दोनों बस्ती जो है वो समुद्र तट के समीप है। यहाँ शंख की वस्तु, चूड़ियां, करछियां तथा पिचकारी बनाई जाती थी। यहाँ से निर्मित वस्तुओं को दूसरे बस्तियों तक ले जाया जाता था। ये समुद्र के किनारे स्थित कुछ नगर थे। कौन कौन से? नागेश्वर और बालाकोट। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि इतिहासकारों द्वारा शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे की जाती थी। इतिहासकार को पता कैसे चलता था कि यहाँ पे शिल्प उत्पादन का कार्य होता था। तो आइए देखते हैं। जिन स्थानों पर शिल्प उत्पादन कार्य होता था वहां कच्चा माल तथा त्यागी गई वस्तुओं का कूड़ा कूड़ा करकट मिला है। इससे इतिहासकार अनुमान लगा लेते थे कि इन स्थानों में शिल्प उत्पादन कार्य होता था। पुरातात्विक सामान्यतः पत्थर के टुकड़े, शंख, तांबा, आयशक जैसे कच्चे माल, शिल्पकारी के औजार, अपूर्ण वस्तु, त्याग दिया गया माल, कूड़ा करकट ढूंढते हैं। इससे इससे निर्माण स्थल तथा निर्माण कार्य की जानकारी प्राप्त होती थी। ठीक है, यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख तथा पत्थर को काटा जाता था तो इनके टुकड़े कूड़ों के रूप में उत्पादन स्थल पर फेंक दिया जाता था। ठीक है, कभी कभी बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। और आगे पढ़ते हैं। लेकिन जो अति सूक्ष्म पत्थर के टुकड़े होते थे उनका उपयोग नहीं हो पाता था, जिस कारण उन्हें कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था। यह टुकड़े पुरातत्वविदों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते थे क्योंकि इन्हीं टुकड़ों की वजह से पुरातत्वविद यह पता लगा पाते थे कि यहाँ आसपास मन के निर्माण का कार्य होता था। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि शिल्प उत्पादन में कच्चे माल कहाँ से प्राप्त की जाती थी शिल्प उत्पादन के लिए। ठीक है, तो दो तरीके से प्राप्त होते थे। एक था स्थानीय स्तर से
और एक था दूर दूर से लाया जाता था, यानी इंपोर्ट करवाकर, और एक स्थानीय स्तर पर जैसे उपलब्ध होता है। स्थानीय स्तर पे क्या क्या उपलब्ध होता है? मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, ये सब स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होता है। और दूर से लाए जाने वाले में आता है कुछ धातु और स्पेशल पत्थर जो उस स्थान पे उपलब्ध नहीं होता था। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं उपमहाद्वीप तथा उनके आगे से आने वाली माल कौन कौन से थे और कहाँ कहाँ से मंगाए जाते थे। ठीक है, तो देखते हैं। हड़प्पा वासी शिल्प उत्पादन के लिए कच्चा माल प्राप्त करने के कई तरीके अपनाते थे। नागेश्वर और बालाकोट शंख मिल जाता था। अफगानिस्तान में सुरतुगई से नीले रंग का लाजवट मणि मिल जाता था। लोथल से कार्नेलियन पत्थर मिल जाता था। सेलखड़ी दक्षिण राजस्थान और उत्तरी गुजरात से मिलता था। और राजस्थान के खेतड़ी से तांबा भी मंगाया जाता था। ये जो राजस्थान का खेतड़ी नामक स्थान है, इसे गणेश्वर जोधपुरा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, और दक्षिण भारत से क्या इंपोर्ट किया जाता था? सोना। तो ये सब कुछ मुख्य स्थल थी और कुछ मुख्य धातु थे जो मनके बनाने में इस्तेमाल किए जाते थे और जिन्हें दूर से मंगाया जाता था। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं सुदूर क्षेत्र से संपर्क। दूर क्षेत्रों से संपर्क कैसे? सुदूर यानी कि दूर का क्षेत्र, जो आसपास ना हो उसे सुदूर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आखिरकार ये संपर्क कैसे रखते थे? तो हाल के कुछ वर्षों में कुछ पुरातात्विक खोज ऐसा ज्ञात हुआ है कि तांबा ओमान से भी लाया जाता था। ठीक है, ओमान के तांबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तु दोनों में निकल के अंश मिले हैं। निकल एक धातु होता है। ठीक है, एक हड़प्पाई मृतबान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ी हुई थी, ओमान से प्राप्त हुआ है। मेसोपोटामिया के लेख में मगान शब्द था। मगान संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था। ठीक है, मगान किसके लिए प्रयुक्त था? ओमान को हम उस समय मगान कहते थे। ठीक है, लंबी दूरी के संपर्क में अन्य पुरातात्विक खोज में हड़प्पा की मुहर, बाट तथा मनके मिले हैं। इनसे ये लोग यह पता लगा पाते थे कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो किसी और सभ्यता से भी जुड़ी हुई थी तथा व्यापार वगैरह करती थी। अब हम आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में व्यापार के क्या क्या परिणाम मिले हैं। तो सबसे पहला मुहर और मुद्रांकन। ठीक है, मुहर क्या होता है और मुद्रांकन क्या होता है, आइए हम समझते हैं। मुहर और मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्क को आसान बनाने के लिए होता था। उदाहरण, किसी सामान से भरे थैले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब भेजा जाता था तो उसकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता था। थैले के मुख को रस्सी से बांध दिया जाता था। उसके मुख पर थोड़ी सी गीली मिट्टी को जमा कर उस पर मुहर से दबाया जाता था, जिससे उस गीली मिट्टी पर मुहर की छाप पड़ जाती थी। और थैले अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने से पहले उस पर बने मुहर के निशान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा तो इसका अर्थ है कि थैले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो यह एक जरिया था एक वस्तु को दूसरे स्थान पर पहुंचाने का। मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान की जाती थी। प्रेषक यानी कि भेजने वालों की पहचान की जाती थी मुद्रांकन से। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं हड़प्पाई लिपि क्या है। हड़प्पाई लिपि चित्रात्मक लिपि थी। कैसी चित्रात्मक? इस लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग 375 से 400 के बीच पाई गई है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। हड़प्पाई लिपि एक रहस्यमयी लिपि इसलिए कहलाती है क्योंकि इसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। यह एक चित्रात्मक लिपि थी, फिर भी इसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो अब हम समझते हैं बाट क्या होता था। बाट जो है वो चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ठीक है, छोटे बड़ों का प्रयोग आभूषण और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। धातु से बने तराजू के पड़ले भी मिले हैं जो कि धातु से बने हुए थे। यह बाट देखने में बिल्कुल साधारण होते थे। इनमें किसी प्रकार का कोई निशान नहीं बनाया जाता था। बाट बिल्कुल ही साधारण पाए गए थे वहां पे, और बाट चट नामक पत्थर से बनता था। तो अब हम आगे देखते हैं हड़प्पाई संस्कृति में शासन। वहां पे शासन के क्या क्या निशानी उपलब्ध है कि यहाँ पे कौन शासन करता था और कैसे होता था। तो हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार का शासन था, इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। संभवतः हड़प्पाई समाज में जिसका भी शासन रहा होगा
उन्हें जटिल फैसले लिए होंगे, उनको कार्यान्वित भी किया गया होगा, क्योंकि हड़प्पा की पुरावस्तुओं में एक रूपता दिखाई देती है। उदाहरण मुहर, बाट, मनके, ईंट अलग अलग स्थान से मिले हैं, लेकिन सब में एक रूपता दिखती है। संभवतः ईंट का उत्पादन केवल एक केंद्र पर नहीं होता था। हड़प्पा सभ्यता का एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ सभ्यता थी। फिर भी जम्मू, गुजरात, पाकिस्तान अधिकतर स्थानों पर एक ही आकार की ईंटें प्राप्त हुई है। ठीक है, अब हम देखते हैं हड़प्पा शासन को लेकर पुरातात्विदों में क्या क्या मतभेद थे। तो प्रसाद तथा शासन, वहां पे एक भवन मिला है, जिसे भवन में एक मूर्ति मिली है जिसे प्रसाद की संज्ञा दी गई है। तो देखते हैं वो आखिरकार था क्या। मोहनजोदड़ो से एक विशाल भवन मिले जिसे प्रसाद की संज्ञा दी गई है, लेकिन यहाँ से कोई भव्य वस्तु नहीं मिली। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा का नाम दिया गया है, लेकिन इसके भी विश्वसनीय प्रमाण नहीं मिले कि वो एक पुरोहित राजा ही रहा होगा। ठीक है, हम देखते हैं हड़प्पा समाज में प्रशासन को लेकर तीन मत। कौन कौन से तीन मतें थी? तो कुछ पुरातात्विद कहते हैं कि हड़प्पा समाज में शासक नहीं थे, सभी की स्थिति समान थी। और कुछ पुरातत्विदों कहते थे कि हड़प्पा सभ्यता में कोई एक शासक नहीं, बल्कि यहाँ एक से अधिक शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि में अलग अलग राजा होते थे। और कुछ इतिहासकारों का तर्क यह है कि एक ही राजा था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के विशाल क्षेत्र में फैले होने के बाद इसे विविध स्थलों में, जैसे कि पुरावस्तुओं का मिलना, नियोजित बस्ती के साक्ष्य और ईंटों के समान आकार, इन सब से यह पता चला है कि यहाँ पे एक ही राजा रहा होगा। ठीक है, हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के अंत को लेकर इतिहासकारों के कौन कौन से मत थे। तो कुछ इतिहासकारों का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता में जो सिंधु नदी थी, उसमें बाढ़ आ जाने के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। और कुछ का मानना था कि सिंधु नदी का मार्ग बदल गया। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग तर्क दिए गए इतिहासकारों द्वारा, जैसे कि भूकंप के आने के कारण, जलवायु परिवर्तन, आर्यों का आक्रमण, वनों की कटाई, यही सब मतें थी कि हड़प्पा सभ्यता का अंत इन्हीं कारणों से हुआ होगा। अब हम देखते हैं प्रमुख पुरातात्विद और उसका हड़प्पा सभ्यता में योगदान। प्रमुख पुरातात्विद कौन कौन से थे और उनके हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या योगदान है? तो पहला है कनिंघम, जनरल कनिंघम। कनिंघम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल थे। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक का जनक भी कहा जाता है। कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक खनन आरंभ किया। यह लिखित स्रोतों का प्रयोग अधिक पसंद करते थे। कौन? डायरेक्टर कनिंघम। ठीक है, अब देखते हैं कि कनिंघम का भ्रम क्या था। इससे एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि कनिंघम को आखिरकार किस चीज का भ्रम हुआ था और क्या था आखिरकार कनिंघम का भ्रम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को एक अंग्रेज अधिकारी ने जब हड़प्पाई मुहर दिखाई तो कनिंघम यह नहीं समझ पाए कि वह मुहर कितनी पुरानी थी। कनिंघम ने उस मुहर को उस कालखंड से जोड़कर बताया जिसके बारे में उन्हें जानकारी प्राप्त थी। वह मुहर के महत्व को समझ नहीं पाए कि वह मुहर कितनी प्राचीन थी। कनिंघम ने यह सोचा कि यह मुहर भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा घाटी में पनपे पहले शहरों से संबंधित है, जबकि यह मुहर गंगा घाटी के शहरों से भी पहले की थी। तो यही उनका भ्रम था। इससे क्वेश्चन आता ही है, सही से रट लेना बिल्कुल। ठीक है, तो अब आगे हम देखते हैं कि उत्खनन के क्या क्या तकनीक थे, कौन कौन सी तकनीक से उत्खनन किए जाते थे। सामान्य तौर पर सबसे नीचे के स्तर पर मिली वस्तुएं प्राचीनतम मानी जाती थी और सबसे ऊपरी स्तर पर मिली वस्तुएं नवीनतम मानी जाती थी। इसी के आधार पर पुरातत्वविदों का पुरावस्तुओं का कालखंड निर्धारित किया जाता था। ठीक है, तो सबसे पहले जॉन मार्शल को कनिंघम की तरह आकर्षक खोज में दिलचस्पी थी। वह रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में जानने में उत्सुक थे। जॉन मार्शल पुरास्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा करते थे। जॉन मार्शल का मानना था यदि पूरे टीले को समान परिणाम वाली नियति क्षैतिज इकाइयों के साथ साथ उत्खनन किया जाए। ठीक है, अब है REM व्हीलर।
तो व्हीलर 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने। उन्होंने उत्खनन की समस्या का निदान किया। उन्होंने एक समान क्षैतिज इकाई के आधार पर खुदाई की, बजाय टीले के अस्तर विन्यास का अनुसरण करने को अधिक महत्व दिया। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक मान्यताएं क्या क्या थी। तो हड़प्पा सभ्यता में धर्म के बारे में जानकारी के कुछ स्रोत पर आधारित है, जिसका जिसका कोई स्पष्ट परिणाम नहीं है, तथ्यों पर आधारित है। जैसे आभूषण से लदी हुई नारी की मूर्ति मिली है, जिसे उन्हें मातृ देवी की संज्ञा दी है। विशाल स्नानागार तथा काली बंगन और लोथल से मिली वेदियां तथा संरचनाओं को अनुष्ठानिक महत्व दिया गया है। कुछ मोहरों में अनुष्ठान के दृश्य बने हैं। कुछ मोहरों पर पेड़ पौधे उत्कीर्ण थे। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि कुछ मोहर में एक व्यक्ति योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है। कभी कभी इन्हें जानवरों से घिरा दर्शाया गया है। संभवतः यह शिव अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवता पशुपतिनाथ रहे होंगे। पत्थर के शंकु आकार वस्तुओं को शिवलिंग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो उस समय ऐसे कोई धर्म के बारे में हमें जानकारी नहीं मिली है, फिर भी माना जाता था कि वहां पे हिंदू धर्म का जो शिव भगवान है उनकी पूजा की जाती थी, क्योंकि कुछ मोहरों पे उनकी तस्वीर हमें मिली है। तो यह चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होता है। पहला चैप्टर पूरा हो गया है 2 पार्टों में। पहला पार्ट पहले ही उपलब्ध है और ये भी अब चढ़ जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।